हम लोग ना आज मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल मैंने बताया था आपको कौन सा 74 है ना, इसके बारे में चर्चा करनी हम लोग को। मंत्री एक्चुअली हम लोग को मेन, मैं आपको सिनॉप्सिस बता 74 बताया कि नहीं बताया, लिखे तो हो क्या? राष्ट्रपति अपने कार्यों में सहायता के लिए, राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक, एक मंत्री परिषद होगी। ये 74 75 देखिए तो मंत्री और प्लस क्या बताए थे, प्रधानमंत्री। ओके 76 में अभी पूछ रहे थे वो क्या है, महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी। 77 में क्या है, सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर, सारे काम किसके नाम पर होंगे, राष्ट्रपति। और लास्ट आर्टिकल है 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, 78 में क्या है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। कैसे जी, आप लोग कल कैसे नहीं आए? चश्मा दोनों पीछे शिफ्ट हो गया। अपने आप को कर रहे थे कि रूम कर रहे थे? अपने आप शिफ्ट कर, सामान को कर रहे हो गया। शब्दों का चयन थोड़ा सा गलत हो गया है, तो हो गया ना शिफ्ट। चलो देखो, ठीक सुनो, ये आर्टिकल हम लोग को आज पढ़ने हैं। इसमें हम लोग को मुख्य रूप से देखो, यहां से प्रश्न आए हैं आपके 74 से, तो इसमें क्या लिखा है 74 पहले समझ लेते हैं हम लोग। लिखा है राष्ट्रपति है ना हमारे, तो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता के लिए, राष्ट्रपति कार्य करेंगे तो वो तो मालिक आदमी है ना, और मालिक काम करता है क्या? नहीं करता ना जी। तो मालिक जो काम करेंगे तो उनके सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, वो राजा है, और एक क्या होगा, मंत्री परिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और वो उनके कार्यों में सहायता करेंगे। क्लियर है? यानी राष्ट्रपति को कुछ नहीं करना है, सारा काम कौन करेगा, मंत्री परिषद करेगा। कौन करेगा? मंत्री परिषद। इसी तरह से देखिए आर्टिकल 74 ही पावर देता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री लोग काम करें। ठीक है, वो जितना काम करते हैं ना जी, 74 के बदौलत करते हैं वो लोग। तो 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के कार्यों के सहायता के लिए एक क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। अब समझना है कि देखो राष्ट्रपति का कार्य, ये मंत्री परिषद क्या है ना, तो मंत्री परिषद समझ लो एक बार। देखो मंत्री परिषद के बारे में थोड़ा बता दे, हिंट डालना, मंत्री परिषद। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये ना एक ग्रुप है ना, बहुत सारे लोग हैं इसमें, एक आदमी नहीं। ओके, कौन कौन है तो देखो, तो एक आपका है कैबिनेट। कौन है? कैबिनेट मतलब होता है मंत्रिमंडल। एक होगा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, और एक होता है राज्य मंत्री। ठीक है, 3 लोग होंगे मुख्य रूप से कितने लोग होंगे? 3 लोग। ये मंत्री परिषद में ना, समझो तो पहले एक ऐसा ग्रुप है ना, ग्रुप इसमें 3 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 3। कौन कौन से? एक होगा मंत्रिमंडल जिसको कैबिनेट बोलते हैं, एक होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और एक होगा राज्य मंत्री। ठीक, बात को समझिए, अच्छे समझ लीजिए। यहीं पर मैं ना वैसे करा तो नहीं रहा हूं, मगर अभी बता देता हूं। आपके पिछले बार जो हुआ था ना, उसमें पूछा हुआ था निम्न में से कौन सा मंत्री परिषद का अंग नहीं है या मंत्री परिषद नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न था आपका उसमें।
तो ये 3 तो होंगे, और चौथा ऑप्शन जो नहीं था उसको बता देता, उसमें लिखा था किचन कैबिनेट। क्या लिखा था? किचन कैबिनेट। वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं ना, वो नहीं होगा। कितने लोग होंगे? 3 लोग। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल है? ओके, तो कौन कौन है? एक होगा मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, एक होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और एक होगा कौन होगा? राज्य मंत्री। क्लियर है? और कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। ये प्रश्न आया, ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न होते, 3 प्रश्न थे। तो देखो अब समझ लो क्या होता है। पहले तो कैबिनेट क्या होता है? तो कैबिनेट समझिए जहां से पावर रिलीज होती है, जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वही कैबिनेट है। पूरे मंत्रियों में से, ठीक है, 10-20 मंत्रियों का एक समूह होता है। पूरे मंत्री होता है ना जी, हमारे यहाँ 83 मतलब 80 के आसपास मंत्री। उस सभी मंत्रियों में से कितने मंत्री होंगे? गिन चुन के 5-10 मंत्री होंगे, और वही मंत्री जो होंगे ना उसको कैबिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? कैबिनेट। सुने होंगे आप लोग, कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट में बैठक में ये फैसला लिया गया है। राज्य में भी वैसा होगा। राज्य में की अगर बात करें, देखो तो 1 मिनट, ये देखो +89 करो, तो +89 करो, कल बताए थे ना, कीजिए +89, कितना हो जाएगा? 163, ये वाला 164, 165। ये पूरा कैसे होगा? राज्य के लिए चल रहा है, अब राज्य अलग से नहीं बताएंगे ना। तो 163 में भी वैसे ही है, यहां भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल क्या होता है? तो देखिए इस तरह समझ लो, जैसे ना सूरज होता है ना, और बाकी क्या होती है? उसकी चमक होती है। तो ये पूरा पार्लियामेंट सिस्टम में ये सूरज, रोशनी यहीं से आ रही, ताकत इसी के पास है, नियम यहीं से बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेगा। मंत्रिमंडल यानी जो कैबिनेट है सबसे पावरफुल बॉडी होती। आप ऐसा मत समझना कि प्रधानमंत्री वो है बड़ा है जब पावर, प्रधानमंत्री इसका हेड होता है, ठीक है, इसका हेड होता है ना, जिससे क्लास होती है और क्लास का मॉनिटर होता है, वैसे ही क्लास का मॉनिटर कौन है? इसका कौन है? प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होगा जी? प्राइम। और अगर राज्य की बात करेंगे तो इसका कौन हो जाएगा हेड? मुख्यमंत्री हो जाएगा, है ना, क्लियर रखिएगा। तो कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा आपका पावर किसके पास होती है? तो मंत्रिमंडल के पास ही होती है, क्लियर है। ये नियम कानून बनाती है और आगे फॉरवर्ड करती है, बाकी सबको मानना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं नितिन गडकरी जी हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, उसके अलावा अश्विनी वैष्णव जी हो गए, उसके बाद सड़क वाले तो हो गए, उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री हो गए। कुछ ऐसे मंत्रियों को मिलाकर ना हम लोग क्या बनाए हैं? कैबिनेट बनाए, ठीक है, वही नियम बनाएंगे। अगर ये नियम बना दिए तो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है, इनके नियम को सबको मानना पड़ेगा, और जो नहीं मान रहा है वो त्याग पत्र दे दे भाई, साफ, ठीक है। जिसको मंजूर नहीं है वो घर जाओ, और जिसको मंजूर है तो वो उसको, इसके मतलब ये यूनिट है, मतलब ऐसे मान लो जिसकी क्लास है ना, और भी क्लासेस चल रही नीचे, तो ये क्लासेस चल रही ना, तो मान लो ये यूनिट है, हमने कोई बात कही तो सब लोग एक साथ है, ठीक है, सब लोग क्या है? सहमति है सर, और नहीं तो फिर जो नहीं सहमत है वो चला जाए, ऐसा वाला सीन, ठीक है। तो एक यूनिट की तरह काम करती है, एक आपका सिंगल बॉडी की तरह काम नहीं करती, काम करती है। प्रशंसा भी होगी तो एक क्या होगा? एक यूनिट की तरह होगी, और आलोचना भी होगी तो कैसी होगी? एक समूह की तरह होगी। यानी सुनना, अगर मान लो किसी एक व्यक्ति की आलोचना हुई तो सबकी आलोचना मानी जाएगी, ठीक है ना। मान लो इस क्लास को मान लो लीड कर रहे हैं और इनका आलोचना हो रहा है, तो किसका आलोचना माना जाएगा? अरे सब हाथ चलवाने, सब गधे लोग हैं, ऐसे करके बोल दो, है ना। सबकी आलोचना हो गई कि नहीं हो गई? तो एक व्यक्ति की आलोचना सबकी आलोचना मानी जाती है, ठीक है। और अगर आलोचना मतलब निंदा होता है, सबके लिए प्रस्ताव आता है, पास हो गया ना, त्यागपत्र देना पड़ जाता है, ठीक है ना। क्या देना पड़ जाता है? त्यागपत्र देना पड़ जाता है। तो याद रखिएगा, आलोचना होनी नहीं चाहिए, एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, बन जाएगा। अच्छा, इनके काम में हेल्प करने के लिए ना और कौन होंगे? राज्य मंत्री होंगे। कौन से होंगे? राज्य मंत्री, जिनके पास चार्ज होगा ना वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। देखो विभाग होता है, समझ लो एक बार, थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं, रेलवे ले ले रहा हूं, ठीक है, समझिए। तो रेलवे है ना, तो रेलवे का जो आपका मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, वो किस में आ जाएंगे? कैबिनेट में आ जाएंगे, है ना, मेन हेड। अब देखो रेलवे के अंदर भी तो और बहुत सारे विभाग हैं क्या? नहीं है। जैसे देखो, एक तो पटरी बिछाने वाला काम करेगा, एक तो बोगी बनाने वाला काम करेगा, है कि नहीं, एक उसमें साफ सफाई मेंटेनेंस करने वाला काम करेगा, सुविधा देने वाला काम करेगा, सर्विस खाना कैटरिंग में लगा काम करेगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मान लीजिए इनको लगा
है ना, कि ये लोग जो है इसका मतलब इसमें हेल्प करने, इसमें मेरे को मंत्री बनाना है तो राज्य मंत्री को बनाएंगे। तो मान लो पटरी बनाने वाले को क्या कर दिए, राज्य मंत्री बना दिए, और उसका चार्ज को इंडिपेंडेंट कर देंगे। इंडिपेंडेंट चार्ज कहने का मतलब है पटरी के मामले में जो करना है, जैसा करना है वो खुद करेगा और रिपोर्ट आके उनको देगा। उसका चार्ज मतलब वो इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, उनके अंडर में काम करेगा ना। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं। और मान लो जैसे अब अगले राज्य मंत्री अब ये भी तो होंगे, और मान लो बोगी का मेंटेनेंस के लिए इनको बना दिए, मगर ये इनका चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं है। जब चाहेंगे मंत्री जी इंटरफेयर करेंगे, कैसे काम चल रहा है बताओ, ऐसे कैसे चल रहा है, तो बार बार इंटरफेयर करेंगे। तो ऐसा विभाग जिसमें इंडिपेंडेंट चार्ज यानी स्वायत्ता नहीं होती है उसको सिंपल सा राज्य मंत्री बोल देंगे, हेल्पफुल नहीं होते हैं। और ऐसा जिसमें आपका चार्ज जो है, प्रभार जो है स्वतंत्र होता है, उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज। बात को समझना, देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा ना तो एग्जांपल समझ लिया करो। जब मान लो जो विभाग में कुछ काम करने जाएंगे आप, ठीक है, तो देखेंगे किसी को मान लो अधिकारी बने होगे तो कोई काम नया अपॉइंटमेंट हुआ, देखोगे आप कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा है, तो पहले मॉनिटर करोगे, तो अपने अंडर में लेके करोगे, तो अपने अंडर में लेके करोगे तो क्या बन जाएगा वो, राज्य मंत्री। ठीक है ना। अब मान लो देखो कि बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, तो क्या करोगे, धीरे धीरे बोलोगे कि देखो ये वाला जो है ना तू भी कर, अच्छे से कर और मेरे को आके रिपोर्ट देना, मेरे को मतलब नहीं है कैसे कर रहा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट चार्ज। तो विभाग के अंदर का ये काम होता है इन लोग का, ठीक है ना, विभाग के अंदर काम करते हैं। तो याद रखिएगा इस तरह से 3 मंत्री होते हैं। कौन कौन सा, एक कैबिनेट, कैबिनेट के बाद कौन हो जाएगा आपका राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, और एक होगा सिंपल सा राज्य मंत्री। क्लियर है, बन जाएगा। अच्छा आगे बढ़ू। यही जो मंत्री लोग है ना, यही मंत्री लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करते हैं। आगे बढ़े, आप चलिए तो देखें कैबिनेट का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। इसके बाद नेक्स्ट 75 क्या बोलता है, मंत्री लोग, वही मंत्री लोग प्लस प्रधानमंत्री। किसी को 1 प्लस 89 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 164 ना। ठीक है, अब देखो मंत्री प्लस आ जाएगा मुख्यमंत्री। अब इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। और अन्य मंत्री प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। दूसरा पॉइंट। और तीसरा शपथ जो है, शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। 3 बार कार्यकाल, यहीं पर आप थोड़ा सा समझना। सबसे पहले समझिए आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के बारे में, ये सबसे बड़ा चीज हमारे यहाँ 75 जो आर्टिकल 75 है ना, उसके में किसके बारे में है, प्रधानमंत्री के बारे में लिखा हुआ है। जो आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की व्यवस्था आप देखते हैं, आर्टिकल कैसे भुलाओगे उसको, 75 है। और वैसे ही सेम टू सेम मुख्यमंत्री के बारे में अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा 164, 89 कर देना, आ जाएगा। तो आर्टिकल याद करने में समस्या नहीं होगी आप, ठीक है, आर्टिकल याद रखेगा, जनरली जो आपका एग्जाम वहीं तक सीमित रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है, नियुक्ति। याद रखेगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी का रहा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है कि क्या होता है, मनोनयन होता है। क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, नियुक्ति। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, अपॉइंटमेंट होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करेगा, राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति ही दिलाएगा। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा सोच के बताओ, तो कार्यकाल कितना होगा जी चश्मा, कार्यकाल बहुमत तक। कब तक होगा, याद रखेगा 5 साल नहीं होता है ना, वही मैं रोक रहा था। कार्यकाल कितना होता है, बहुमत तक। जब तक बहुमत है, ठीक है, जब तक मेजॉरिटी है, ठीक है, तब तक इनका शासन रहेगा, तब तक ये रहेंगे। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर सांसद की बात नहीं कर रहा हूं,
ठीक है, फंस जाओगे अभी। देखो सबसे पहले होता क्या है, सांसद का चुनाव होता है, सांसद बन गए, उसके बाद जिसके पास मेजोरिटी रहती है ना, मेजोरिटी मतलब समझ लो कितना, 50% प्लस 1, वो क्या बोलते हैं, सत्ताधारी बोलते हैं, मेजोरिटी वाला, बहुमत वाला। और बहुमत रहेगा तो क्या बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे? ठीक है, हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है ना, तो लोकसभा में जिसके पास सीटें ज्यादा हो गई, ऐसे नहीं आ रहा, देखो हमारे यहाँ 90 सीटें हैं ना, तो अभी हमारे काका के पास ज्यादा सीट है कि नहीं, है कि नहीं, तो इसलिए बहुमत है उनके पास, बहुमत है इसलिए मुख्यमंत्री है। और जैसे ही बहुमत खत्म, मुख्यमंत्री खत्म, मगर विधायकी नहीं जाएगी ना, समझ रहे हो ना, विधायक रहेंगे फिर भी। ओके, जैसे देखिए हमारे यहाँ रमन सिंह जी है ना, विधायक है कि नहीं है ना, विधायक लोग 5 साल के लिए बनते हैं, सांसद 5 साल के लिए बनते हैं, मगर मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ना बहुमत तक के लिए बनते हैं। कब तक बनते हैं, बहुमत, जब तक बहुमत है तब तक, ठीक है, ये अंतर है। ओके, और नहीं अगर बहुमत रहेगा कंटिन्यू तो कब तक रहेंगे, 5 साल। या ये भी याद रखना, बोले सर बहुमत है तो बोल रहे हो कब तक रहेगा, लंबे जब तक चाहे, तब नहीं, 5 साल, एक बार में कितना, 5 साल। अगर बहुमत है आपके पास तो कब तक रहोगे, सामान्य रूप से कितना साल, मोदी जी के पास बहुमत है तो कितने साल रहेंगे वो, 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और अगर नहीं भी रहता ना, फिर भी वो सांसद तो रहते हैं ना, सांसद रहते हैं वो, ठीक है, और बहुमत 5 साल के लिए रहता है वैलिड, खत्म हो जाएगा, फिर जाएंगे जनता के बीच, फिर से बहुमत जुटाएंगे और फिर 5 साल बन सकते हैं, ठीक है, इस तरह से प्रक्रिया चलती है। तो ये आपका हो गया, आपका 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री बन जाएगा, ठीक है। 76 देखो, 76 में लिखा है महान्यायवादी, क्या लिखा है, यही क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे, ये महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महान्यायवादी के बारे में लिखा है, ठीक है। महान्यायवादी के बारे में थोड़ी सी 2-4 पॉइंट्स आप समझ लें। देखो हमारे यहाँ होता क्या है कि न्यायपालिका एक सेपरेट बॉडी है, न्यायपालिका क्या है, एक सेपरेट, विधायिका और कार्यपालिका मिलके काम करते हैं। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं आपको। हमारे यहाँ 3 बॉडी है ना, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका एकदम अलग है, मगर विधायिका और कार्यपालिका मिलकर काम करते हैं, ठीक है। विधायिका में से ही कार्यपालिका के लोग जाते हैं। तो देखो कैसे बता रहा हूँ, देखो इंटरफेयर रहता है, नेता लोग का इंटरफेयर रहता है ना जी, काम करोगे तो, ठीक। तो देखो क्या होता है, जब हमारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो न्यायपालिका सीधा सीधा विधायिका को बोलती है, ठीक है, क्या करो आप अपना, ऐसे करो, ठीक करो, वो करो। तो न्यायपालिका के नजरों में सब बराबर है। तो न्यायपालिका में अगर बात करना है आपको, तो आपको वकील चाहिए, उसकी भाषा में बात करना पड़ेगा ना। आपको क्या चाहिए जी, वकील, वकील, वकील चाहिए। जनता जाती है तो भी वकील चाहिए, और अगर सरकार के खिलाफ केस करोगे तो सरकार भी वकील रखेगी, नहीं रखेगी। तो वैसे समझ लो आप, महान्यायवादी ऐसे समझिए, सरकार का सरकारी वकील होता है, जो सरकार का पक्ष रखता है। कहां पक्ष रखेगा, तो जहां जहां केस करोगे वहां वहां पक्ष रखेगा। तो सरकार का सरकारी वकील को ही महान्यायवादी कहते हैं, बन जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, तो सरकार का पक्ष सभी न्यायालयों में रखता है। किसी भी न्यायालय में केस करोगे ना, यहाँ का कर दो केस, यहाँ के न्यायालय में भी वो क्या करेगा, अपना सरकार का पक्ष रखने आ जाएगा, ठीक है। जैसे सरकार ये रोड तोड़वा रही है ना, आप केस कर दो सरकार के खिलाफ, कर दोगे, हाई कोर्ट में मामला गया, सरकार बुराई का है रोड तोड़वा रहे, उसके घर को तोड़ के है रोड तोड़वा, तो वो वकील आके बताएगा कि देखिए ऐसे नक्शा पास था और इसने बेजा कब्जा कर लिया है 10 साल पहले, ठीक है, इसीलिए तोड़वा रहे हैं, ठीक है, चमकाएगी फिर आप ही, क्लियर। तो समझिए सरकार का वकील कौन होगा, तो महान्यायवादी। क्या कर सकता है, अच्छा सरकारी वकील लिख देता हूं, सरकारी क्या होगा, क्लियर है। और क्या काम करेगा, तो सरकार का पक्ष रखता है सभी न्यायालयों में क्या करेगा, सरकार का पक्ष रखेगा। और पक्ष रखने के लिए उसको प्लस और माइनस पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। अरे यार देखो वकील है ना, तो उसको पता होना चाहिए ना कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए याद रखेगा, संसद की कार्यवाही में
भाग ले सकता। ठीक है, देखो संसद की कार्यवाही मतलब वोट नहीं देगा। देखो लोकसभा और राज्यसभा होता है ना कार्यवाही, तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, आर्टिकल में ही लिखा है। ठीक है, मगर क्या नहीं कर सकता है, वोटिंग होगा ना, वोटिंग है ना, वहां देखो लोकसभा राज्यसभा सब चीज वोटिंग से होता है, तो वोटिंग के समय वो भाग नहीं लेगा। बाकी सभी काम करेगा, बोल सकता है, सरकार का पक्ष रखेगा, सुनेगा, सुनना जरूरी है ना, वकील है तब तो पक्ष रखेगा। याद रखेगा सरकार की संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, लोकसभा राज्यसभा में भाषण भी देगा। ओके, बट वोट नहीं करेगा, बस क्या नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा, यही प्रश्न आया था। ठीक है, तो संसद की कार्यवाही मतलब लोकसभा की जो जनरल मीटिंग होती है ना, जो आपका संसद के सम्मेलन होता है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और जो समितियां होती है तो गोपनीय होती है, उसमें तो कोई अलाउ नहीं होता, बस मेंबर्स होते हैं उसके। ठीक है, जितने मेंबर जैसे प्राक्कलन समिति के मेंबर हो गए, लोक लेखा समिति के जितने मेंबर उतने ही रहेंगे। ठीक है, और बाकी लोग जाएंगे, बाकी लोग तो और घुसेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उसके तो इसका सवाल नहीं है, ये तो मेंबर भी नहीं। ठीक है, तो महान्यायवादी याद रखेगा सरकार का वकील है, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ठीक है, बोलने का अधिकार है उसको, वोट देने का अधिकार नहीं। बन जाएगा, क्लियर है ना। 77 वैसे ही राज्य में भी होता ना, महान्यायवादी लिखा ना, बस राज्य में क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता। राज्य का क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता, उसको क्या बोलेंगे, महाधिवक्ता। किसमें आ जाएगा, 165। सुनिए, तो जैसे आप लोगों ने केस किया था कि नहीं किया था, हुआ था ना केस, क्या केस हुआ था, आरक्षण के मुद्दे पे हुआ था, तो सरकार अपना वकील भेजी थी कि नहीं भेजी थी, तो किसको भेजी होगी, अपने घर से वकील थोड़ा जाएगी जी, बहुत पैसा लेते हैं। सरकार अब महाधिवक्ता को भेजती है अपने साइड से, जाओ ना यार देखना है ये आरक्षण वाला क्लियर करवा देना, ऐसे करके। तो सरकार के खिलाफ केस करते हैं ना, पिटीशन डालते हैं ना, तो सरकार की तरफ से यही लोग जाते हैं। समझ पा रहे हो, बड़े वकील रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक, भारी पैसा लेते हैं। वेतन वैसे वेतन नहीं बताते इन लोग का, इन लोग बोलते हैं कि सहयोग दे रहे हैं, वेतन इसमें बता दूं ना पहले, नहीं तो फिर पता नहीं कभी कूट में आ गया। वेतन इसका निर्धारित नहीं है ना, 76 में ना वेतन नहीं बताया गया है, वेतन के बारे में चर्चा ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेतन जो है ये लोग क्या है, जैसे इन लोग का रेगुलर काम नहीं होता ना, बात को समझो ना थोड़ा सा, ये अपना जनरल प्रैक्टिस भी करते हैं। जनरल प्रैक्टिस, आप लोग चले जाओ केस लेके, आपका केस भी लड़ेंगे वो लोग, सरकार का केस आ गया तो सरकार का केस भी लड़ते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रहता है कि दोनों में कंट्राडिक्ट मत हो जाए पता चले उसका भी ले लिए है और सरकार के अगेंस्ट है वो केस, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, मतलब आपका जनरल केस आ गया, मान लो मर्डर करके आए हो तो आपका लड़ लेंगे, और सरकार का मान लो केस है कुछ ऐसा मैटर वाला, उन लोग भी लड़ेंगे, तो दोनों चलता है। तो सरकार कुछ दक्षिणा उछिणा देती है बट बताती नहीं कितना दे रहे हैं, तो पैसा इनमें निर्धारित नहीं। ठीक है, कभी मान लो कभी आए तो याद रखना वेतन निश्चित नहीं। ओके, आगे बढ़ू। 77 के बाद 77 ना, सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर। आप लोग अभी भी पढ़े होंगे, ठीक है, अभी पढ़े ना, 74 पढ़े ना, उसी से मैच कर लो ना। राष्ट्रपति होगा, ठीक है, उसका काम में हेल्प करने के लिए किसको बनाएगा, मंत्रिपरिषद को, यानी मालिक है, तो सारे काम तो बिहाफ पे कर रहे कि नहीं कर रहे, मंत्रिपरिषद कर रही है ना उसके बिहाफ पे, तो मालिक कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो मालिक है, तो याद रखेगा सारे काम किसके नाम पर होंगे, यही जो लिखा है उतना ही समझना है। आर्टिकल 77 कहता है कि कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। किसके नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी दस्तावेज में, किसी कोई भी चीज में साइन किसका होगा, राष्ट्रपति का। या राष्ट्रपति नहीं है तो उसके बिहाफ पर कोई साइन करेगा, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी शक्तियां इनको दे के रखी है, तो ये मेरे बिहाफ पर साइन करेंगे, तो जब उससे पूछा जाए कि आप कैसे साइन कर रहे हैं, तो इन्होंने दिखाएंगे कि देखिए मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। ठीक है, जब क्या होता है कुछ जैसे बिजनेस वगैरह में जब लोग बड़े हो जाते हैं ना, उनके पास समय नहीं होता है, मान लो रजिस्ट्री करवाना है, ठीक है, टाटा बिरला वाले को टाइम नहीं है, तो क्या करेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी देके रखता। ठीक है, जाओ मेरे बिहाफ पे साइन कर देना तहसील ऑफिस में। क्लियर है, तो याद रखेगा इनके बिहाफ पर भी ही कोई काम करेगा, मगर सारे काम किसके नाम पे होंगे, राष्ट्रपति के नाम। और वैसे ही सेम उसमें पढ़ लो, 166 होगा ना, क्या हो जाएगा, सारे काम किसके नाम पे होंगे, राज्यपाल के नाम पे। किसके नाम पे, राज्यपाल। राज्य में क्या होगा, राज्यपाल बन जाएगा, तो सारे काम किसके नाम पे होंगे, राज्यपाल। और लास्ट 78 में क्या है, पीएम के कर्तव्य। क्या है, पीएम के कर्तव्य।
तो पीएम के कर्तव्य, आपके प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्य लिखा हुआ किसमें, 78 में। प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य है, तो सदन का नेता होता है, सबको लेकर चलना होता है, कैबिनेट का क्या होगा, मुखिया होगा, ठीक है, सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर होती है, अच्छे से काम करवाना है, ठीक है। और उसका त्यागपत्र, अगर वो त्यागपत्र दे दिया ना तो पूरे मंत्रिमंडल का, यानी कैबिनेट बताया था ना कुछ देर पहले, ये कैबिनेट बताया, इसका लीडर कौन है, तो अब लीडर ही चला जाए तो इसका सदन का कुछ मतलब है क्या, नहीं ना। तो यदि प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो मंत्रिमंडल भंग हो जाती है, पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, इतना बड़ा पावर है। तो मंत्रिमंडल भंग हो जाती है अगर ये प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो, ठीक। और सुनिए, तो राष्ट्रपति को कभी कभी लगता है, या फिर मान लो विपक्ष को लगता है कि सरकार जो काम कर रही है उसका जवाब अच्छे से कोई दे नहीं पा रहा है, तो अंतिम रूप से जवाब देने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की ही होती है, ठीक है। अंतिम रूप से जवाब कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है, ठीक है। तो ये आपका 78 था, आपको पढ़ना था, ठीक है, बन जाएगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था 74, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, इतना पढ़ना है। प्लस 89 करते जाना, आपको राज्य के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़े, कुछ यहां तक पूछना है तो पूछ सकते हो, हाँ, नहीं पूछना। 79 देखो, संसद, ठीक, संसद के बारे में यहां समझ लोगे ना, आपको हमेशा काम आएगा। पानी दीजिए तो। देखो 79 में क्या है, संसद है, क्या है 7, संसद में कौन कौन होंगे, एक होगा राष्ट्रपति, कौन होगा, याद रखिएगा ना, संसद का कौन होगा, राष्ट्रपति, और क्या होगा, राज्यसभा, और कौन सा होगा, लोकसभा, ठीक है, 3 लोग होंगे। हमारे संसद का जो है अंक कितने हैं, 3 लोग, कौन कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, बन जाएगा। पूछता रहता है संसद में कितने अंग है, कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखो होता क्या है, बिल होता है, देखो कोई भी काम ना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम बता रहा हूं, सबसे पहले प्रस्ताव आता है, एक बिल आता है, ठीक है, लोग ना देखो ऐसे उदाहरण समझो आप, जैसे इसी में बता रहे हैं कि क्लास को आज है एक बिल प्रस्ताव ला रहे हैं कि क्लास को क्या रात को 10 बजे से कर दे, क्या बहुत गर्मी पड़ रहा है, ठीक है, 10 से 12 पढ़ेंगे, ठीक है, 9 से 12 कर देते हैं, ठीक, रात का, ओके, गर्मी बहुत है ना, तो कर देते हैं। ये प्रस्ताव मैंने प्रपोज किया, क्लियर है, चर्चा होगी, ठीक है, इधर महिलाओं का अलग चर्चा, पुरुषों का अलग चर्चा, हो गया ना, लोकसभा और राज्यसभा, चर्चा हुई, उसके बाद वोटिंग होगा, वोटिंग में क्या हो जाएगा, पास होगा, और पास होने के बाद फिर जाएगा कहां पर, हेड ऑफ द आपका ब्रांच के पास, साइन होगा और फिर पास हो जाएगा। यही प्रक्रिया यहां भी होती है, कोई भी बिल, कोई भी कानून बनता है ना, तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में जाता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है, पास होगा, पास होने के बाद फिर दूसरे में जाएगा, वहां पास होगा, फिर कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और उसके बाद क्या होगा, साइन हो गया तो वो कानून बन जाएगा, क्लियर है, यही काम होता है, ठीक है। तो संसद के 3 अंग है, तीनों अंग जरूरी है। अब सुनिए, तो इसके जस्ट बाद क्या लिखा है, हमारा राज्यसभा के बारे में लिखा है, किसमें लिखा है, राज्यसभा, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, लोकसभा। सुनिए, अब राज्यसभा के बारे में थोड़ा समझते हैं, यहां भी एक अध्यक्ष होगा कि नहीं होगा, होगा जी, और यहां भी क्या होगा, अध्यक्ष होगा, ध्यान समझते चल रहा ना, ठीक है, ये आखिरी चल रहा है, अध्यक्ष होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, कौन होगा, क्लियर है ये बात, कल भी पढ़ाए थे, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उपराष्ट्रपति, और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है, उसी बीच में से, मतलब उसी सदस्यों में से ही कोई एक होगा, क्लियर है ना, तो एक अध्यक्ष होगा, क्लियर है। थोड़ा सा ना इसमें संरचना बतानी थी मेरे, छोड़ो ना इसको, राज्यसभा बता रहा हूं, पहले आप समझो 250 सीट, ठीक है, लोकसभा में 550 सीट, ठीक है, कितने सीट, 550,
ध्यान समझते चलना। अभी मस्त एक तो बिल्डिंग बना है हमारा सेंट्रल विस्टा वाला, ओके ना, उसका रिनोवेशन भी हो गया, ओ सॉरी आपका जो उद्घाटन होता है ना हो गया ना, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया उसका उद्घाटन, ठीक, तो उद्घाटन उसको पढ़े रहना, ठीक। तो देखो समझो हमारे लोकसभा में कितनी सीटें हैं अभी वर्तमान में 550, ठीक है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं 250। अब सुनिए इसमें से ठीक 233 कितना 233, ठीक है, और यहां हो गया 12, गिनो तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ो ना, कितना हो जाए जी 245 नहीं हुआ है ना, 45 हुआ ना, हुआ कि नहीं जी। अब सुनो ये 233 का क्या होता है, निर्वाचन होता है, क्या होता है मैं भी बताता हूं कैसे होता है। और ये 12 लोग आप जानते हो कहां से आते हैं, मनोनयन से। कहां से, मनोनयन, मतलब क्या होता है नॉमिनेशन, मनोनयन नॉमिनेशन कहां किन किन क्षेत्रों से, तो देखो मान लो आप कला के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हो, डांस अच्छा है, संगीत है आपका, तो आपको ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद कला साहित्य, एकदम दर्द भरे गीत लिख दे रहे हो, ठीक है, आदमी पढ़ना छोड़कर रोना चालू कर दे, साहित्य आपका ठीक है, कला साहित्य। विज्ञान आपका है, एकदम आप चंद्रमा पे पहुंचा दे रहे हो अभी बिना कुछ किए। और एक है आपका समाज सेवा, ठीक है, इतना सेवा कर रहे हो, अपना घर द्वार सब किडनी उडनी सब बेच दिए, ठीक है, किसी को भलाई करने के लिए, ऐसा अगर मालूम करते हो तो आपको यहाँ पर भेजा जा सकता है। 12 लोग, कितने क्षेत्र, 4 क्षेत्र, कौन कौन सा, कला साहित्य समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में आपका कुछ अच्छा करने के वजह से आपको क्या कर सकते हैं, आप भेज सकते। और बाकी लोग कहां से आएंगे जी, निर्वाचन। 5 सीट खाली रह गई है, हो गई ना, तो सुनो तो सपना, सपना सब देखते हैं, हम भी सजो के बैठे हैं, एक दिन सच करेंगे, क्लियर है। ये हमारा है जम्मू कश्मीर और ये हमारा लद्दाख, और आपको पता है ना ये लद्दाख हमारे पास पूरा नहीं है, ये यूटी है, ये वाला पीओके है, क्या बोलते हैं इसको, पीओके, जान रहे हो ना, पीओके हमारे कब्जे में नहीं है। तो जिस दिन हम इसको कब्जाएंगे वो 5 सीट वहां के लिए बचा कर रखें, देख रहे हो कितना अच्छा है, रखते हैं ना जी। तो 5 सीट हम लोग बचा के रखे हैं यहाँ के लिए, ओके, इसलिए 5वें चुनाव नहीं होते। स्ट्रक्चर समझ में आया, ठीक है। इसमें लोकसभा देखो तो टोटल कितने हैं, तो चुनाव कितने में होता है 543 में, खाली वैकेंट कितना हो जाता है 7, खाली काहे के लिए, वहीं के लिए, काहे के लिए है, पीओके के लिए खाली छोड़ के रखे हैं। चुनाव कितने पे होते हैं, चुनाव, और इसमें क्या होगा, तो निर्वाचन होगा, क्या होगा, चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, ठीक है। ये सीट हो गया, लोकसभा की सीट 543 में चुनाव, राज्यसभा की सीट आपका 250 में, 233 में चुनाव, क्लियर है। अब मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। अब यहां पर राज्यसभा देखो, यहां पर कौन होगा, तो अध्यक्ष, अध्यक्ष बताओ तो, उपराष्ट्रपति। लोकसभा होगा, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य, है ना, वहीं का सदस्य होगा ना, वहीं का सदस्य, ठीक है। सुनिए एज लिमिट क्या होगी, एज, यहां पर अगर मेंबर बनना है तो मैंने कल बताया था आपको कितनी होगी एज, 30 इयर्स, है ना। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम कितना पूर्ता हो जाना चाहिए, 30 साल, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपका एज कितना हो जाना चाहिए, कम से कम 25 पूर्ता हो जाना चाहिए, क्लियर है, 30 और 25 बनेगा, ठीक। देखो इसीलिए ना, इसीलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। संविधान में लिखा, ये भी प्रश्न आ चुका है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राज्यसभा एक उच्च सदन होगी, ओके। हम लोग एज के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन कहते हैं, क्योंकि इसकी एज ज्यादा है और इसकी एज कम, ठीक है, इसलिए उच्च सदन निम्न सदन हम लोग बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ओके ना। अच्छा, इसके सदस्य है ना, सदस्य का कार्यकाल होता है ना, सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होगा, तो 6 साल का होता है, देख लो 6 साल के लिए। और यहां के सदस्य का कार्यकाल कितने साल के लिए, 5 साल,
अंतर स्पष्ट करके चल रहा ना, ठीक है। यहाँ के कितना 5 साल बन जाएगा। अच्छा 89 प्लस नहीं करोगे क्या? 89 प्लस करेंगे ना तो राज्यसभा की जगह विधान परिषद आ जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका विधानसभा आ जाएगा, ठीक है। वहां भी सेम 6 साल 5 साल। अच्छा और सुनो, चुनाव, ठीक है, चुनाव। अच्छा एक 6 साल के लिए कैसे होंगे, कैसे चुनेंगे? तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के लिए। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवा मुक्त होंगे। सुनो तो इसको समझा देता हूं थोड़ा सा, सुनिए ना। हमारे पास टोटल मेंबर्स है राज्यसभा में, तो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। तो हम लोग ना उसको 3 भागों में बांटे हैं, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, समझ रहे ना? मतलब समझ लो 100 को 3 भागों में बांट दो, ठीक है, तो 1/3 बोलेंगे उसको। तो 1/3 को ऐसे पहले उसको चुन लिए तो उसका 6 साल हो जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा, फिर दूसरा आ जाएगा तो उसके 2 साल बाद उसका 6 साल पूरेगा, फिर 2 साल बाद 1/3 जो बचे ना उसका 2 साल पूरेगा। ऐसे कर करके क्या करते हैं, 2-2 साल 200 साल के गैप में ना 1/3 को रिटायर करते हैं। कभी खाली नहीं होता है, इसीलिए इसको ना स्थायी सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायी। इसके मेंबर कभी जाएंगे नहीं। रुको ना, मैं व्यवहारिक एग्जांपल से समझा देता हूँ कैसे स्थायी सदन क्या होगा। स्थायी सदन एक बात समझो ना, देख रहा हूं इसी में समझो। ये बैच चल रहा है ना, कुछ लोग पहले आए, ये लोग बहुत पहले आए थे, ठीक है ना, आए थे। अब इन लोग का ड्यूरेशन जब उसके बाद कुछ आप लोग आए बीच में और वो लोग नए नए आए, ठीक है, तो इन लोग का ड्यूरेशन खत्म होगा ना तो ये बैच थोड़े समाप्त, ये तो चलेगा, फिर अभी बचे ना 2 लोग तो फिर और नए लोग आ गए, उसके बाद ये बीच वाले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर वो जाएंगे। तो ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वैसे ही ये भी समझो, 1/3 पहले आए थे उनका 6 साल पूर जाएगा, फिर 2 साल बाद फिर क्या आएंगे 1/3 आएंगे उनका 6 साल आगे जाके पूरेगा, फिर 1/3 फिर 2 साल बाद आएंगे उनका 6 साल आगे, ऐसे कर करके ना, और हटेंगे तो फिर चुनाव हो जाएगा ना, तो ऐसे कर करके ये कभी खाली ही नहीं होता है। इसीलिए 1952 में जब बना था ना तब से लेकर आज तक चल रहा है, कभी भंग नहीं हुआ, याद रखिएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थायी सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायी सदन। मगर यहाँ पर इसका कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल बाद ये क्या हो जाएगी? भंग हो जाती है। हर 5 साल बाद लोकसभा क्या होगी? भंग हो जाती है। और ये कभी भंग होगी क्या? नहीं, कभी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है ना। 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, उसके जगह पे दूसरे आ जाएंगे, फिर 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, फिर उसके जगह पे दूसरे आ जाएंगे और ये बैच कंटिन्यू चलते रहेगी, है कि नहीं? तो वैसे ही ये भी है। क्लियर है? आगे बढ़े। चुनाव देखो, चुनाव ऐसा नहीं है, वो एग्जाम्पल बता रहा था मैं, एग्जाम्पल है बता रहा था, ठीक है, खत्म होगा ये भी, ठीक है। देखो दूसरा देखो, इसका चुनाव कैसा होता है? चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? कैसा हो जाती है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। खुला होता है, खुला, जो कल आए थे जान रहे होंगे, खुला। और कैसा होगा? सुनो तो, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जहां जनता भाग नहीं लेती, सीधा सीधा, उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष। लोकसभा का चुनाव कैसा होता है जी? एकदम प्रत्यक्ष। 2024 में देखना ना, मोदी जी आएंगे यहाँ पर चुनाव वोट मांगने, ठीक है, दे दो वोट, वैसे दे दो वोट करके। कैसा होगा? प्रत्यक्ष, जनता वोट देती है, ओके ना। समझते हो कि नहीं जी? लोकसभा का 11 सीट है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, और राज्यसभा का कितना सीट है? ये 5 तो आपको हवा नहीं लगता हो, है ना, पता नहीं चलता कब हुआ, कब कैसे हुआ चुनाव, ओके। मगर आप देखें लोकसभा का जो 11 सीट है इसके लिए वोट मांगने आते हैं, 2024 में आएंगे सब लोग, देखना, ठीक है, वोट मांगने के लिए। तो लोकसभा में ये कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, जनता वोट करती है। ये प्रत्यक्ष नहीं होता, ये खुला है। ये कैसा है? गुप्त है, गुप्त। एकदम से होगा ना बॉक्स, इधर इधर तख्ती लगा रहेगा, एकदम चुपे चुपे दोगे, गुप्त होगा। कैसा होगा? गुप्त। और कैसा होता है? ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एक सिस्टम है, ठीक है। कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें ना पहले मतलब जो ज्यादा पाया वो जीता, ऐसा वाला है,
ये सिस्टम ऐसे समझो, जो ज्यादा पाया वो जीत गया। ओके, नहीं समझे? देखो 10 लोग हैं एक गांव में, एक शहर में 10 लोग हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, 10 लोगों में से 4 लोग वोट देने नहीं गए, ये सोचकर कि हम लोग का वोट क्या होगा, हम लोग को देने से क्या होगा, एक तो वोट से क्या ही हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं ना? सोचते होगे आप लोग भी कि मेरे वोट से क्या ही हो जाएगा। 4 लोग नहीं गए, ठीक है। चलो कितने बच गए जी? 6 लोग बच गए ना। 6 लोगों में से 4 उसके फेवर में थे और 2 उसके अगेंस्ट में, तो कितना वोट जीत पाया वो? तो क्या बताओ, वो 4 वोट वो 10 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है क्या? नहीं ना, नहीं करता ना जी। 4 वोट होता है क्या है? 50% भी नहीं हुआ उसका, तो नहीं हुआ कि नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ ना। मगर ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वही बता रहे हैं, जो ज्यादा वोट पाया दूसरे की अपेक्षा वो जीत गया। चुनाव में मान लो सब खड़े हो गए, ठीक है, ये आप लोग सब खड़े हो गए, ठीक है, किसी को वोट नहीं मिला, किसी है ना, आप लोग को 2-2 4-4 मिला और किसी कैंडिडेट को 5 वोट मिल गए, वो जीत गया। 5 वोट क्या पूरे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? नहीं करते ना, याद यही होता है। इसीलिए देखना कभी कभी चुनाव होते हैं ना, तो सुनो क्या, वो एक तो सीट की बात करते हैं न्यूज चैनल वाले, और एक बात करते हैं वोट परसेंटेज का। देखना सुनना, तो वोट परसेंटेज बोलते हैं, इतने परसेंटेज वोट इनको पड़े फिर भी ये हार गए। जैसे देखो ऐसे वोट परसेंटेज मतलब जनता ने वो पार्टी को स्वीकार किया कि नहीं किया, 33%, 40%, 43% इतना ही आता है, ठीक है। वोट परसेंटेज मतलब जनता ने साथ दिया कि नहीं दिया, जीतना हारना वो अलग मैटर है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का सबसे बड़ी खामी ये है कि आप उस सब में जितने लोग खड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा आप पा जाओ, बस भले ही आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हो या ना करते, उसे मैटर नहीं करता, ठीक है। ये खामी है, ओके ना, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे? अरे नहीं आ रहा तो बताओ ना, दूसरा एग्जांपल बता दूंगा। फर्स्ट पार्ट दिख समझ में आया? क्लियर है? उधर ही हाँ तो कैसे नहीं बोलते हो तो हाँ वो बता रहा हूं। देखो एक बात समझो, किसी शहर में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं? 100 लोग, ठीक है। 100 लोगों में से सबसे पहले अब सुनो, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कम से कम 50% लोग साथ हो आपके, है ना। ये तो इतना तो कम से कम होना चाहिए ना। अब देखो 100 लोगों में से मैं बता रहा हूं, कम से कम देखना ना 30 लोग वोट करने ही नहीं जाते, ठीक है, नहीं जाते ना, तो सबसे बड़ी गलती तो उनकी हुई। बच गए कितने? अब 70 लोग, ठीक है, 70 लोग बच गए। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 4 पार्टियां खड़ी, ठीक है, 4 पार्टी, कौन कौन सा? एक मान लो कांग्रेस है, एक बीजेपी है, एक आम आदमी है, देखना भी आम आदमी का, और एक और कौन सा ले ले, जोगी जी का, है ना। 4 पार्टियां हैं। देखो कांग्रेस को मान लो मिल गया कितना सीट? 20 सीट। कितना सीट? 20, समझना। भारतीय जनता पार्टी को कितना मिल गया? 15, ओके। अब आम आदमी पार्टी को कितना मिल गया? 15, 30, 20, 50, और इसको भी मिल गया कितना आपका? इसका मिल गया 10, कितना हो गया जी? 30, 40, 50, 60, और अन्य को मिल गया 10। अन्य मतलब निर्दलीय वाले, हो गया कि नहीं? 70। समझ पाए? ये पहले समझ में आया। 100 लोग थे, 30 लोग वोट नहीं किए, ठीक है। इस 70 में से देखो 20 किसको मिल गया है? कांग्रेस को। बीजेपी को कितना मिला? 15, आम आदमी को 15, जोगी जी को 10, और अन्य को कितना मिल गया? 10। अब ये बताइए जीतेगा कौन? सिंपल सा लॉजिक, कौन जीतेगा? कांग्रेस कैसे जीतेगी? कितना पाई है? 20 लोगों का पाई है। कितना लोगों का पाई है? अब ये बताइए क्या 20 लोग ये 100 लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। कमी नहीं दिख रही है आपको? स्पष्ट कमी दिख रही है कि 20 लोगों के कारण क्या हुआ? पूरा कांग्रेस पार्टी जीत गई, है ना। रूल किस, तो 20 लोग की वजह से रूल किस पे करेगी? 100 लोगों पे करेगी। ये कमी है, यही कमी, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का सबसे बड़ी कमी है कि आपको इन सब में सबसे ज्यादा पाना होता है। जरूरी नहीं है कि आप किसमें 50% पाओ, ओके। मगर राष्ट्रपति वगैरह चुनाव में याद करो, कोटा सिस्टम चलता है, याद आया कल का, ठीक है। 50% + 1, ठीक है, ये अंतर है। तो ये जो सिस्टम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व बता रहा हूं ना, यहां पर 50% + 1 चल रहा है, और यहां पर कैसा चल रहा है? ये कौन सा? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। पहले जो ज्यादा पाया वो जीता,
या पहले खंभा छूने की प्रक्रिया बोलते हैं हिंदी में। आप मत याद रखिएगा, बस याद रखिएगा जो ज्यादा पाया वो जीता। खड़े हुए हैं चुनाव में, कोई वोट नहीं दिया आपको, आपके दोस्त एक ठो दे दिया वोट, एक ठो, आप जीत गए, पूरे पर रूल करोगे, ठीक है, बदला लेना सबसे, कैसे नहीं वोट कर रहे थे, ठीक है, सिंपल सा है। तो ये जो चुनाव है ना, ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये किसका करता है, तो ये इस पार्टियों में सबसे ज्यादा पाया उसका करता है, इसीलिए कभी कभी देखा जाता है वोट परसेंटेज, ठीक है। अब अगली बार चुनाव होगा ना तो आप देखना, सीट तो देखोगे ही, समझ गए सीट का लॉजिक कैसे लगेगा, अगली बार देखना कि वोट परसेंटेज किस पार्टी को ज्यादा मिले। वोट परसेंटेज मतलब जनता को कौन सी पार्टी ने ज्यादा वोट किया है, ओके, तो वहां से पता चलता है कि कौन किसको ज्यादा पसंद कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। आगे बढ़े, तो ये हो गया इस तरह से। इसका होता है, कौन सा चुनाव होता है, अनुपातिक प्रतिनिधि। यहाँ पर कितना होगा 50% प्लस 1, और यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं। तो ये आपका हो गया राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव। आगे बढ़ जाए। अब देखो चुनाव के बाद देखो तो कार्यकाल बता दिए, चुनाव बता दिए, और क्या बता दे, देखो कुछ और देख लो। 108, 110, 100 छूट गया ना, 100 में लिखा है गढ़पूर्ति। क्या लिखा है, गढ़पूर्ति, कोरम के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 100 में है गढ़पूर्ति यानी कोरम। ये क्या होता है, वह मिनिमम संख्या, वो न्यूनतम संख्या जिसके बिना कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती, उसको गढ़पूर्ति बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास हुआ, अभी तो गर्मी चल रहा है, बारिश हो जाए और कोई ना आए, नहीं आएगा ना, तो क्लास मान लो स्टार्ट ही नहीं किए, नहीं करेंगे, तो कितने कम से कम हम बोल रहे हैं, कम से कम कुछ बच्चे आने चाहिए, मान लो 10 बच्चे आने तभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा बोल दिए। तो याद रखिएगा वो हमारा क्या हो गया, कोरम हो गया, गढ़पूर्ति हो गया। गढ़पूर्ति मतलब वह न्यूनतम संख्या जिसके बिना कार्रवाई स्टार्ट नहीं की जाती, गढ़पूर्ति कहलाती है। होता है ना, मान लो कोई नहीं आएगा तो कैसे पढ़ाएंगे जी, नहीं पढ़ाएंगे ना, तो वही कितना है याद रखिएगा, गढ़पूर्ति कितने हैं, ये याद रखिएगा 10%, कितना है 10%, ठीक है। कम से कम टोटल जितना सीट है ना उसके 10% लोग आने चाहिए। कितना सीट है लोकसभा में, कितना है लोकसभा में सीट, अभी तो बताया, कितना है 550, वोटिंग 543 में ही होता है, 7 खाली है ना, अरे 543 में ही तो वोटिंग हो रहा। देखो तो यही तो है, वोटिंग किसमें होती है, ठीक है। तो कितने लोग आने चाहिए कम से कम, देख लो जोर से बताओ तो, हाँ 1/10 वही पूछ रहा हूँ, कितना कितना 54, अरे बस 10 निकालते कैसे, डॉट लगाते हैं, है ना 54। और राज्यसभा का बताओ तो कितना, ठीक से बताओ, गलत मत बताइए, कैसे अभी चेंज हो गया, क्या, अरे देखो तो ये 12 लोग मनोनीत होते तो रहते तो हैं ना वहीं पर, और ये भी है, तो कितना हो गया 45, 245 हो ना, तो 24 लोग, और उसमें कितना चाहिए 54 लोग, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा 4.3 आया ना, 54.3 आया, तो 4 भी ले सकते हो, 54 भी ले सकते हो। तो आप इतना याद रखना कि हमारा कितना % चाहिए, हमको 10% चाहिए, कितना % चाहिए 10%, क्लियर है। अब देखो 108 देखिए तो 108, ठीक, 108 में है संयुक्त अधिवेशन। क्या है संयुक्त अधिवेशन, एक एग्जांपल समझो, 2 बैच चल रही है हमारी, ठीक है, एक मॉर्निंग की चल रही है और एक इवनिंग की चल रही है, ठीक है। और उसके बाद समझना मॉर्निंग और इवनिंग की बैच चल रही है, और हमने कुछ डिसाइड किया है, ठीक है, कि इसको इस तरह से करते हैं, इस बैच को यहाँ पर क्लोज करते हैं या इस तरह से बढ़ाते हैं, और दोनों में सहमति नहीं जम पा रही, ठीक है। आप लोग भी नहीं मान रहे हो, या आप लोग मान गए हो, शाम वाले नहीं मान रहे हैं, होता है ना, शाम वाले मान गए हैं, सुबह वाले नहीं मान रहे, तो क्या करें, तो दोनों को बुला लेते हैं, दोनों को एक साथ ज्वाइंट सेशन करवा देते हैं, ठीक है। और ज्वाइंट सेशन करवाने के बाद बहुमत ले लेते हैं, जो जीतेगा वो ऐसा कर लेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है ना जी। जब बात नहीं बनती है तो क्या बोलते हैं, दोनों को बुला लेते हैं और बहुमत करवा लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं। वो वैसे यहां भी है, कभी कभी ऐसा होता है लोकसभा
और राज्यसभा में ना एक जगह से बार बार पास हो जा रहा है और दूसरी जगह से पास हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, यानी संयुक्त सत्र का प्रावधान दिया गया है। और वो किसमें है, तो 108 में, ठीक है। याद रखेगा संयुक्त सत्र जो है संयुक्त सत्र केवल और केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। किसमें, साधारण विधेयक। किस पे बुलाएंगे, तो साधारण विधेयक पर संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाते हैं और वोटिंग करवाते हैं, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा को क्या करेंगे, एक साथ बुलाएंगे और वोटिंग कराएंगे, इतना ही है। तो संयुक्त सत्र का प्रावधान किसमें है, 108 में, क्लियर। अरे दोनों के एक साथ अलग अलग काम करते हैं ना, नहीं बन रहा है मामला, नहीं हो पा रहा है, तो बुला लो एक साथ, तो 108, ठीक, ये 108, ठीक। अभी मैं आपको बताया, क्या बताया, ये साधारण विधेयक, ठीक है, नया टर्म है, समझ में आया तो नहीं होगा, मैं उसको थोड़ा और क्लियर कर दूं साधारण विधेयक को। ठीक है, दो चीजें हैं हमारे पास, एक होती है साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक। अभी मैंने बताया कि साधारण विधेयक पर ही ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है। और अभी मैं बताने जा रहा हूं कि एक और विधेयक होता है, एक और बिल होता है जिसको बोलते हैं मनी बिल। तो याद रखेगा धन विधेयक का जिक्र किसमें है, 110 में है। आर्टिकल कौन सा है, 110। ये देखो, ये इसमें क्या है, इसको प्रस्तुत करने पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, धन विधेयक को अगर प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति आपको चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति अगर परमिशन देंगे तो क्या करेंगे, हम लोग धन विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। अगर इसको प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति के परमिशन नहीं लगेगी। धन विधेयक यानी मनी बिल बोलते किसको है, थोड़ा सा पहले ही बताना था। धन विधेयक किसको बोलेंगे, तो जिसमें, सुनो ना, नाम से देखो स्पष्ट है, बात समझना, जिसमें से पैसा का जिक्र होगा ना, पैसा जिसमें से लेन देन, ठीक है, पैसा निकालना जमा करना जैसे प्रावधान होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, धन विधेयक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धन विधेयक। ऋण लेने और देने, ठीक है, संचित निधि से संचित निधि मतलब होता है हमारे भारत का खजाना। ये एक सुन लो एक बार इसको, संचित निधि हमारे भारत के खजाने को कहते हैं। हमारे जितने भी पैसे होते हैं टैक्स कलेक्शन, वो सब कहाँ पर जमा होते हैं, तो संचित निधि में जमा होते हैं। और संचित निधि से अगर पैसे निकालने हैं या जमा करने हैं तो उसको लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, धन विधेयक बोलेंगे। यानी सिंपल सा मतलब है, अगर किसी बिल में पैसे के से संबंधित प्रावधान है उसी को हम लोग धन विधेयक कहते हैं। और उसको लाने से पहले राष्ट्रपति की क्या लगेगी, परमिशन लगेगी, ठीक है। और इसमें पैसे के प्रावधान नहीं होंगे, पैसे जैसे मैटर नहीं होंगे, क्लियर है। ये जो बिल है ये केवल और केवल मंत्री लोग प्रस्तुत करते हैं। पैसा है ना, कौन प्रस्तुत करेगा, कौन प्रस्तुत करेगा, तो मंत्री लोग। और इसको कौन करेगा, कोई भी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसको प्रस्तुत कर सकता है साधारण विधेयक को। और धन विधेयक को केवल केवल कौन करेगा, मंत्री ही करेंगे। मंत्री लोग कर रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ये पास नहीं हुआ तो त्यागपत्र देना पड़ जाता है, ठीक है। अगर धन विधेयक पास नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, पास ना होने पर क्या कर देंगे, त्याग पत्र देना पड़ता। और ये पास नहीं होता कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ये पास नहीं हुआ ना तो मंत्री लोग त्याग पत्र देना। भाई पैसा वाला है और सरकार में हो आप, बहुमत है आपके पास और बहुमत हुआ ही नहीं तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये धन विधेयक याद रखेगा। धन विधेयक साधारण विधेयक दो चीजें हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत होगा,
इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लगती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पैसे से संबंधित प्रावधान होंगे, उसको धन विधेयक कहेंगे। और ये साधारण विधेयक में पैसे से संबंधित प्रावधान नहीं होते। इसमें देखिएगा, इसको प्रस्तुत कौन करेगा, मंत्री करेंगे। और इसको प्रस्तुत कौन करेगा, तो इसको कोई भी प्रस्तुत करता है जो संसद का सदस्य है, सांसद लोग ना। और इसका देखो पास ना होने मंत्री लोगों को त्यागपत्र देना पड़ता है, और ये पास नहीं होता कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चीज समझना थोड़ा सा, किसका अनुमति लिए, तो राष्ट्रपति का। किसका अनुमति लिए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है, वीटो पावर। कौन सी पावर, वीटो पावर। अभी थोड़ा देर में बताना था। ये अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 111 किसमें है, 111 में क्या है, वीटो पावर। वीटो पावर ऐसा समझिए, राष्ट्रपति किसी बिल को रोक दे, है ना, राष्ट्रपति साइन ना करे, रोक दे, होता ना। अभी संसद बताया तो 3 अंग बताए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति अगर किसी बिल पर साइन ना करे, साइन करना है ना, उसको क्या बोलेंगे, वीटो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वीटो पावर बोलेंगे। किसमें है, तो 111 में। तो देखो एक चीज समझो ना, राष्ट्रपति से अनुमति ले ली है कि नहीं ले ली है, ले ली है ना। तो क्या इसमें राष्ट्रपति वीटो लगाएगा, क्या नहीं लगाएगा, इसमें राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करता है। परमिशन तो ले लिया ना, और इसमें लगाएगा क्या, ऐसे ही समझ लो जैसे आपका है, आपके पास पावर है, ठीक है। तो आपके पास पावर है और आपने पहले ही अनुमति दे दी है, तो अनुमति बाद में ये बोलोगे नहीं 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 ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अरे पहले तो बोल के ही तो करवाए है ना, है कि नहीं। मम्मी से बोले, मम्मी जाना है घूमने, मम्मी बोले हाँ ठीक है बेटा चले जा। फिर घूम के आया तो बल्ब चमका रही है, मान लो, है कि नहीं, चमका रही है। कैसे चला गया, कैसे चला, अरे तो आप ही तो बोले थे, है कि नहीं। वैसी वाला बात। राष्ट्रपति का वीटो मतलब मना कर सकते हैं, मम्मी और पापा मना करते हैं ना बाहर जाने के लिए, मना करते हैं। और पहले ही आप पूछ लो कि चले जाएं, तो क्या बोला है, क्या बोला, हाँ चले जाओ, अनुमति दे दिया। और उसके बाद चमका सकता है क्या, रोक सकता है क्या, मतलब राष्ट्रपति वीटो मतलब रोक नहीं सकता, क्योंकि अनुमति दिया था पहले। और यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, मान लो ऐसे चले गए और आए तो फुल चमका रहे, कैसे चले गए, मना भी कर सकते, नहीं जाना है। लास्ट टाइम में बैग पकड़े, उसी खींच के पकड़ लिए, नहीं जाना है ऐसे करके, तो ये यहाँ पर वीटो लगा सकता है, क्योंकि आपने परमिशन नहीं लिया है, इसलिए पहले परमिशन ले लेते हैं। तो यार वीटो मतलब तो रोकना, वीटो मतलब रोकना। किसमें लिखा है, तो आर्टिकल 111 में लिखा है, ठीक है। 110 में धन विधेयक, इतना पढ़े, धन विधेयक का उल्लेख किसमें है, 110। 111 में क्या है, राष्ट्रपति का वीटो। वीटो पावर क्या होती है, तो किसी विधेयक पर साइन न करना वीटो कहलाता है। किसी विधेयक पर साइन न करना क्या कहलाएगा, वीटो कहलाएगा। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति मना कर दे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वीटो पावर बोलेंगे, ठीक है। लास्ट इस पूरे संसद वाले में क्या लास्ट आर्टिकल है आपका 112, इसको बोलते हैं बजट। क्या बोलेंगे, बजट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। क्या बोलेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण, लास्ट 112, ठीक। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। देखो बजट जानते हो बजट क्या होता है, बजट जी आप लोग बनाते हैं ना बजट, तो बजट ऐसे समझिए, हमारे अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है। पहली बात देखिए सरकार, देखो कुछ चीजें मत लिखना भी, सरकार, सरकार का मतलब क्या, ठीक। देखो एग्जांपल समझाते हैं, मोदी जी हैं, सरकार में है, सरकार में वो क्यों है, क्योंकि उनके पास क्या है, बहुमत, ठीक है ना। समझना फिर से, हमारे काका है तो सरकार है, सरकार में क्यों है, क्योंकि उनके पास बहुमत है। बहुमत का मतलब क्या है, सीट है ना। 90 में से उनके पास कितनी सीटें हैं, 46 सीटें से ज्यादा होंगी, 50% से 1 ज्यादा सीटें होंगी, तो बहुमत है। और जिसके पास बहुमत है वो क्या कर सकता है, वो बजट बनाता है। क्या बनाता है, बजट बनाता है। बजट का मतलब क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। खर्च का मतलब क्या कर सकता है, संचित निधि से पैसे निकाल सकता है। सुनिए फिर सुनिए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, सरकार होती है, सरकार चूंकि बहुमत में है तभी होगी,
और जिसके पास बहुमत होगा ना वो क्या करेगा, बजट बनाएगा। ये बजट, बजट मतलब क्या होता है, सरकार जो है जनता पर क्या खर्च करना चाहती है, ठीक है, क्या खर्च करेगी वो बताती है, ठीक है। तो खर्च करना चाहती है तो खर्च कर, अपने जेब से तो पैसा लाएगी नहीं लाएगी ना, तो कहां से लाएगी, तो मैंने बताया आपको कि हमारे जितने भी पैसे हैं, भारत सरकार एक खजाना बनाई है, उस खजाने का नाम है संचित निधि। क्या नाम है, संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड। उस पैसे वो जमा होता है ना, वहां से पैसा निकालना है। उस पैसे को निकालने के लिए क्या बनाते हैं, आपका बजट बनाते हैं, और बजट बनाकर क्या करते हैं, उस पैसे को निकाला जाता है, और निकालने का अधिकार केवल किसको है, सरकार को है, वो सरकार जिसके पास बहुमत है। क्लियर है। आज अगर राहुल गांधी जी चाहे कि मैं इस संचित निधि से पैसे निकालूं तो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो सरकार नहीं है, उनके पास बहुमत नहीं है। अगर आज के आज उनके पास बहुमत आ जाए तो वो क्या बना सकते हैं, बजट बना सकते हैं। बजट का मतलब क्या हुआ, लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और कहां से पैसे निकालेंगे, संचित निधि। संचित निधि क्या होती है, तो भारत सरकार का खजाना होता है, जिसमें हमारे पैसे होते हैं जी, हमारे पैसे। आपसे टैक्स से जो पैसे जाते हैं ना, जो देखो फीस दिए होगा, जीएसटी कटा होगा, देखना कटा है कि नहीं, 18% जीएसटी सीधा लगता है इससे, ठीक है। एजुकेशन पे ना, ये एजुकेशन नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आता है, 18% जीएसटी लगता है। तो 18% जीएसटी लगा, वो कहाँ गया पैसा, कहाँ गया जी, ये संचित में जमा हो गया। सोचो तो आप सीधा टैक्स दिए, आप पैसा यहाँ पर है, देखो ना, इतना तो जानो कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद क्या हुआ, उसको निकालना पड़ेगा ना, और ये निकालेंगे कैसे, बजट बना के, ठीक है। अब बजट बना के निकालते हैं, किसमें उल्लेख है ये, 112, ठीक है, किसमें उल्लेख है, 112, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, पैसे संचित निधि निकालती है, ठीक है। निकालने का बता, योजना बताइए कहाँ खर्च करेंगे, वही है आपका वार्षिक है, 1 साल का, वित्तीय है और विवरण है। 1 साल कब होता है इनका, 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च तक, ठीक है। जो पैसे निकालेगी ना, उसका क्या करेगी, वित्त का विवरण, उस पैसे का क्या करेगी वही बताती है इसमें। इतना में ट्रांसपोर्ट में खर्च करेंगे, इतना रेलवे में खर्च करेंगे, इतना यहाँ खर्च करेंगे, यही बताती है 112। यही हमारा बजट बनेगा, ठीक। यहां तक आप पूछें, ठीक। उसके बाद लास्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और न्यायपालिका बच गया, ठीक है, कल। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चालू करेंगे। यहाँ तक जो है देखिए 3 क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बताया, 3 क्वेश्चन के हिसाब से ही आप पढ़िएगा। इससे बाहर आप क्वेश्चन बना के भी देखना, वो बहुत लाइट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो बनाना बन जाएंगे, जो ये एग्जाम दे रहा है उसके हिसाब से बहुत, ठीक है। तो कल हमारा एक न्यायपालिका छूट गया है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि 105 हो चुके हैं ना, तो वो आगे भी काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे, पहले यहाँ से एक बार रिकॉल करते हैं, देखते हैं क्या क्या समझे, क्योंकि फिर वो थोड़ा फास्ट हो गया। आप लोग जहां भी कोई भी कीवर्ड भी लगेगा ना तो नहीं समझ आया तो पूछना, ठीक है। चलिए।